आपने उस गाड़ी का विन नंबर वगैरह नोट किया था कि कहीं ये वही गाड़ी तो नहीं है पहना? 2 गाड़ियां रिजेक्ट करी इन्होंने, खुद पीडीआई करी थी गाड़ी की और दोनों बार रिजेक्ट करा और डीलरशिप ने सपोर्ट किया और ये इनकी तीसरी गाड़ी। टर्म्स कंडीशन इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप उसको ऐसे चला पाओगे गाड़ी को। उन्होंने मुझे एक बार भी पुश नहीं किया, फोर्स नहीं किया कि सर आपको लेनी पड़ेगी गाड़ी। उन्होंने सिर्फ मुझसे पूछा सर आपको गाड़ी पसंद है, अगर नहीं है तो उन्होंने 1 सेकंड में बोला सर ठीक है हम आपकी सेकंड लॉट। कस्टमर बेइज्जती कर ले कोई बात नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी से बेइज्जती नहीं करवानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज आप फ्रेम पे देख पा रहे हैं एक फैमिली हमारे साथ है, वरुण जी, नैन्सी एंड व्योना। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। ये एक अपनी नई गाड़ी लेकर आए हैं। गाड़ी के बारे में बताने से पहले इनकी पीछे की स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ। सर पहले ओन करते थे फोर्ड एस्पायर डीजल में और उस गाड़ी ने इनकी आदत ख़राब कर दी। आदत ख़राब कैसे कि चलाने में बहुत मज़ा आता था, अब वो जो गाड़ी है इनकी आदत में बस गई थी। इन्हें वो ही गाड़ी पसंद आती थी जिसमें अच्छी पावर हो, अच्छे डायनामिक्स हो। तो इस बार इन्होंने जो गाड़ी ली है वो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को चलाने के बाद, टेस्ट करने के बाद शॉर्टलिस्ट करी है दोनों ने। ठीक है, इन दोनों से हम सवाल पूछेंगे वो गाड़ी क्यों ली और जिस पर्पस के लिए ली थी वो फुलफ़िल कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो मैं आपको गाड़ी दिखाना चाहता हूँ। फ्रेम में आप देखिए, ये है XUV 7XO पेट्रोल ऑटोमेटिक AX7 और ये लोग रहते हैं गुड़गांव के अंदर और यहाँ पर डीजल ये ले नहीं सकते थे या लेना नहीं चाहते थे, वो हम सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप जैसे बता रहे थे कि हमने काफ़ी गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट करी थी, चलाकर भी देखी थी, तो कौन कौन सी गाड़ियाँ आपने चलाई और मैम का क्या रोल रहा इस गाड़ी को शॉर्टलिस्ट करने में? तो हमारी एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुई थी 2 साल पहले। अच्छा। हमने थोड़ा प्लानिंग करना शुरू कर दिया था कि मेरे पास फोर्ड एस्पायर थी तो वो डीजल थी, तो NCR के अंदर 10 ईयर्स की वजह से हमें चेंज करने का प्लान था। तो हमने स्टार्ट करा, होंडा की गाड़ी भी हमने देखी, एलिवेट देखी हमने, उसकी ड्राइव करी, काफ़ी अच्छी लगी। तो जैसा आपने बताया कि एस्पायर ने हमारी आदत ख़राब कर दी थी, ड्राइविंग डायनेमिक्स एंड हैंडलिंग वो सब चीज़ें बहुत मेरे को इंपॉर्टेंट लगने लगा था। पावर बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही थी आफ्टर डीजल, कमिंग फ्रॉम डीजल। तो हमने सोचा पेट्रोल ही लेंगे क्योंकि अब NCR में रहते हैं तो 10 साल का रूल जो है वो प्रॉब्लमेटिक था। तो हमने पेट्रोल डिसाइड करा कि हम पेट्रोल लेंगे और ऑटोमेटिक लेंगे NCR के अंदर रहने के लिए। हमने एलिवेट चलाई, हमें अच्छी लगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे सीट कंफर्ट अपने लिए अच्छा नहीं लगा लॉन्ग जर्नीज़ के लिए। जैसे हमें पहाड़ों पर जाना पसंद है। अच्छा। तो इस वजह से हमें लगा कि थोड़ा 8-10 घंटे अगर गाड़ी चलाएंगे तो थकावट उसमें महसूस होएगी। हमने क्रेटा भी चलाई और उसके बाद हमने अल्काज़ार भी चलाई। अच्छा। तो काफ़ी हमने गाड़ियाँ सारी ऑलमोस्ट सबकी हमने पेट्रोल ऑटोमेटिक चलाई थी। अच्छा। ये हमारा फाइनल था कि हमें पेट्रोल ऑटोमेटिक ही लेना है, बिकॉज रनिंग हमारा ज़्यादा नहीं है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने गाड़ी ज़्यादा चलाई नहीं है, 828 किलोमीटर की गाड़ी चली है। और कितने दिन हो गए इस गाड़ी को खरीदे हुए? इसको सर अभी 25 डेज़ के अराउंड हो गए हैं। मतलब आपकी ज़्यादा रनिंग नहीं है महीने की, 1000 के आसपास? इससे ज़्यादा नहीं है, तभी मैंने पेट्रोल लिया, क्योंकि अगर ज़्यादा रनिंग होती तो इसकी जो माइलेज है वो मेरे को काफ़ी चुभती सिटी के अंदर स्पेशली। आपके पास इलेक्ट्रिक कार का भी ऑप्शन था और 7 सीटर आपको चाहिए थी, तो सेम गाड़ी आपके पास अवेलेबल है महिंद्रा के अंदर ही, 9S XUV 9S। तो आपने उस गाड़ी के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि वो आप चलाना चाहें फुल चार्ज में वो आपकी 450 किलोमीटर तो आसानी से चल सकती है। एक जो मेरे को इनिशियल इशू था इलेक्ट्रिक कार्स में वो था रेंज एंजाइटी का, लेकिन अब मुझे लगता है महिंद्रा की जो 9S है जैसे उसके अंदर रेंज एंजाइटी थोड़ा कम हो गया, कंसिडरिंग 600 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है कंपनी। लेकिन मुझे अगर ड्राइव की बात करें, कंफर्ट की बात करें, तो मुझे इसमें उससे भी बेटर लगा, कंसिडरिंग जो इसका सस्पेंशन है, जो दा विंची डैम्पर्स ऐड करे गए हैं तो वो दिखते हैं अगर आप गाड़ी चलाते हैं। तो 9S के अंदर मुझे सस्पेंशन थोड़ा सा जंप बाउंसी लग रहा था, जंप कर रहा था लॉन्ग राइड अगर मैं चलाते हुए खड्डों में, ख़राब रास्तों पर। 7XO के अंदर मुझे वो फील हुआ कि हाँ दा विंची डैम्पर जो है वो थोड़ा अपना कमाल कर रहे हैं। और रनिंग के मुताबिक भी मुझे जो इलेक्ट्रिक का प्रीमियम जो मेरे को देना पड़ना था, तो वो मुझे लग रहा था कि शायद मैं अगले 7-8 साल तक भी पूरे नहीं कर पाऊंगा। एक और ऑप्शन था, एक जो मेरे को प्रॉब्लम लगा वो था वारंटी, बैटरी की जो वारंटी होती है वो जब मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह काफ़ी रिसर्च करा तो वो मुझे लगा कि जैसे आप DC चार्ज कर रहे हैं तो आपको फिर 4 to 5 DC चार्जेस के बाद एक बार AC फुल चार्ज मैंडेटरी करना पड़ेगा। आपकी कार कनेक्टेड होनी चाहिए आपसे हमेशा, प्लस फ्लडिंग या फिर अगर कुछ भी इम्पैक्ट होता है बैटरी पर तो वारंटी वॉइड हो सकती है। तो मुझे ये लगा कि बैक ऑफ द माइंड में इतनी टेंशन रख के गाड़ी नहीं चलाना चाहूँगा,
मैं मतलब ऐसा प्रोडक्ट लूँ जो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री कहीं पर भी ले जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। आपने टैंक फुल कराया और आप निकलिए, तो इस वजह से भी मैंने इलेक्ट्रिक ड्रॉप कर दिया फॉर अभी। एक्चुअली इनिशियली मैं काफ़ी इस चीज़ पर डिस्कशन हुआ था बिकॉज मैं थोड़ा इलेक्ट्रिक के टूवर्ड्स टिल्टेड थी कि ये लेटेस्ट है तो लेट्स ट्राई दिस एंड मे बी इट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बट इन्होंने जब मुझे ये सब फैक्टर्स बताए देन आई रियलाइज कि आई थिंक इनकी बात ठीक है एंड बिकॉज ये इतना अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं चीज़ों पे, सो आई ट्रस्टेड दैट। अच्छी बात है। और एक और चीज़ हमें पता चली इस बात से कि लाइफ टाइम वारंटी तो आपको मिल रही है, लेकिन टर्म्स कंडीशन इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप उसको ऐसे चला पाओगे गाड़ी को। और फास्ट चार्जिंग के बाद स्लो चार्जिंग करनी ज़रूरी है। आप ये मत सोचना कि मैं चुपचाप बिना दिखाए बिना बताए कर लूँगा, गाड़ी हमेशा कनेक्टेड रहती है, ठीक है। उनको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी बार गाड़ी चार्ज हुई है और किस चार्जर से हुई है, कितनी स्पीड से चार्ज हुई है, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी उन्हें, और उस हिसाब से आपकी वारंटी को वो अवॉइड भी मतलब वॉइड भी कर सकते हैं। फिर हमने सारी किया कि सेल्टॉस भी आई थी अभी, जो वो भी हमने चलाई, टेस्ट ड्राइव करी। तो मेरा जो एक मेन एम होता था वो होता था परफॉर्मेंस, कि मैं जब भी पंजा दबाऊं तो मुझे गाड़ी ओवरटेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना करे, पहाड़ों पर लेके जाना, कहीं लेके जाना, मैं लेके जा सकूं। और मैम जो हैं वो भी बताएंगी कि उनका क्या फर्स्ट प्रेफरेंस था। मैम आप भी गाड़ी चलाती हैं? नहीं। अच्छा, तो आपको परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है? Exactly, मैं यही बोलना चाह रही थी, मुझे पता था परफॉर्मेंस तो ये देख लेंगे और इन पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि इतना डिटेल में चले जाते हैं किसी भी फंक्शनैलिटी में कि आई कैन क्लोज माई आइज एंड बिलीव व्हाट ही इज सेइंग। तो मेरे लिए मैटर सबसे ज़्यादा कर रहा था लुक्स, कंफर्ट, लग्जरी एंड मेरी किडो को क्या पसंद है। एंड सो वी ट्रैवल्ड इन XUV 700 एंड वो लव एट फर्स्ट साइट था मेरे लिए, इवन फॉर हर। उसको इतनी ज़्यादा वो गाड़ी पसंद आई बिकॉज शी वॉज ऑलवेज इन द थर्ड साइड ऑफ द कार एंड वो इसको इतना पसंद आया दैट वी डिसाइडेड कि मेरे लिए तो इट वाज डिसाइडेड एट दैट टाइम कि मुझे ये गाड़ी लेनी है। और दूसरा जो है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचकर मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा रिलायबिलिटी, मैं महिंद्रा की तरफ इस बारी मैंने सोचा जाकर हम ट्राई करते हैं एक बारी। अच्छा, तो रिलायबिलिटी के मामले में फोर्ड ने तो आपको कभी दुख पहुंचाया नहीं होगा, कभी भी है ना? नहीं। तो फोर्ड से महिंद्रा में भी आने में एक बार सोचना पड़ता है। एक्चुअली एक सबसे बड़ा फैक्टर था मैम को पसंद थी गाड़ी, क्योंकि मैम ने जब लॉन्ग जर्नी थी इसमें हमने करा, बॉम्बे टू गोवा किया, देन उसके बाद हमने बैंगलोर टू पौंडीचेरी भी किया। तो मैम का डिसीजन था कि मुझे तो यही गाड़ी चाहिए, क्योंकि इसका मेरे को मतलब आपने टेस्ट ड्राइव अच्छे से कर रखी है ऑलरेडी गाड़ी की, इंजन के बारे में हाँ, आपको सब पता है, गियर बॉक्स कैसा परफॉर्म करता है, वो बिल्कुल, सारी चीज़ें आपको पता थी। बिल्कुल। एक मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था, अगर मुझे ऑटोमेटिक लेना था तो मुझे टॉर्क कन्वर्टर लेना था। अच्छा, तो दैट वाज वन ऑफ द आल्सो मेन रीजंस कि मैं टॉर्क कन्वर्टर की तरफ जा रहा था बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी। अब मुझे लगता है कि महिंद्रा काफ़ी सेटल हो गई है गाड़ियाँ की, जो इनिशियल निगल्स टेक्निकल इश्यूज आते हैं वो अब थोड़े से कम हो गए हैं। और इन्होंने एक और बात बताई थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, महिंद्रा इतनी सपोर्टिव हो चुकी है, ये बात जानकर लगा मुझे, क्योंकि इन्होंने ये बोला कि इन्होंने 2 गाड़ियाँ रिजेक्ट करी, इन्होंने खुद PDI करी थी गाड़ी की और दोनों बार रिजेक्ट करा और डीलरशिप ने सपोर्ट किया, और ये इनकी तीसरी गाड़ी है। सर उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या उसमें आपको फॉल्ट दिखे थे गाड़ी के अंदर, जो आपने गाड़ी पूरी रिजेक्ट कर दी इस चक्कर में? एक्चुअली रवि जी ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब मैंने ये गाड़ी बुक करी थी तो मैंने बिल्कुल विद इन 2 मिनट्स ही ऑनलाइन बुकिंग कर दिया था, क्योंकि मुझे वो फर्स्ट 40,000 कस्टमर के अंदर रहना था। तो मुझे था कि मैं प्राइस इंक्रीज से पहले ही गाड़ी ले लूँ। तो मैंने जब बुकिंग करा तो मुझे अराउंड लास्ट वीक ऑफ जनवरी में ही गाड़ी ऑफर हो गई थी डीलरशिप की तरफ से। ठीक है। तो स्टॉक यार्ड में उन्होंने मुझे बुलाया, तो पहले मैंने उनसे थर्ड पार्टी PDI के लिए पूछा, तो वो उन्होंने अलाउ नहीं करा कि आपको सेल्फ PDI। बट ये गलत है ना, थर्ड पार्टी PDI करवानी, बिल्कुल। मतलब अलाउ करनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब मुझे किसी और ब्रांड में अभी तक ऐसा नहीं फील हुआ। जैसे मैंने किया कि एक गाड़ी ली थी उसमें मुझे थर्ड पार्टी PDI अलाउड थी। अच्छा, तो वो एक मुझे लगा कि शायद मे बी कॉन्फिडेंस या वट एवर रीज़न है कि महिंद्रा को थर्ड पार्टी PDI अलाउ कर देनी चाहिए अब। तो वो उन्होंने नहीं करा, लेकिन मैंने खुद ही जब PDI करा अच्छे से डिटेल में जाकर, तो मुझे कुछ पैनल गैप ज़्यादा लगे, अनइवन लगे, प्लस उसमें स्क्रैचेस काफ़ी ज़्यादा थे ब्लैक कलर के ऊपर भी, और ब्रेक लाइट्स जो थी वो सही से ग्लो नहीं कर रही थी। तो वो मैंने रिजेक्ट कर दी गाड़ी उसी मोमेंट पर। देन उसके बाद 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद मुझे दोबारा एक सेकंड कार ऑफर हुई। तो उसके अंदर भी जब मैंने PDI करा तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैनल स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा थे। गाड़ी के अंदर स्क्रैच थे या बाहर? अंदर भी पियानो ब्लैक पर थे, बाहर भी थे, इवन फ्रंट बम्पर पर ही काफ़ी मेजर मेरे को स्क्रैचेस लगे। आपने उस गाड़ी का विन नंबर वगैरह नोट किया था कि कहीं ये वही गाड़ी तो नहीं है पैनल? नहीं, मैं जब भी PDI करने जाता था तो मैं हर गाड़ी के विन नंबर की फ़ोटो लेकर आता था।
अच्छा। और उनको भेज देता था कि मुझे ये विन नंबर वाली गाड़ी मैंने पीडीए करी है जो मुझे पसंद है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि महिंद्रा की जो डीलरशिप है यहाँ पर, उनकी तरफ से मुझे फुल सपोर्ट था कि वो जब तक कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, उन्होंने मुझे एक बार भी पुश नहीं किया, फोर्स नहीं किया कि सर आपको लेनी पड़ेगी गाड़ी। उन्होंने सिर्फ मुझसे पूछा सर आपको गाड़ी पसंद है, अगर नहीं है तो उन्होंने 1 सेकंड में बोला सर ठीक है हम आपकी सेकंड लॉट या तो नेक्स्ट जो है आएगी उसमें आपकी हम करवा देंगे अवेलेबिलिटी। ये तो काफ़ी अच्छी बात है, बट उन्होंने थर्ड पार्टी अलाउ नहीं करी। बिल्कुल, मतलब आप कस्टमर बेइज्जती कर ले कोई बात नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी से बेइज्जती नहीं करवानी है। थर्ड गाड़ी ऑफर हुई तो मैंने इसकी पीडीए करी तो मुझे इसमें कोई इश्यूज़ नहीं लगे एज सच। मतलब पेंट एंड एवरीथिंग, पैनल गैप सब कुछ ठीक था। तो फिर मैंने जाकर थर्ड अपना ये गाड़ी को फाइनल करा। मैम आपको क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में अच्छी लगती है? आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है जो मैं एक चीज़ पिक कर सकूँ। एवरीथिंग इज़ ग्रेट अबाउट दिस कार। जैसे कंफर्ट, लग्जरी सीट्स, बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जर्नीज़ पे जाते हैं, सो वो कंफर्ट रियली मैटर्स विद अ किड एक्चुअली। सो अब बच्चा कभी कभी क्रैंकी हो जाता है लॉन्ग जर्नीज़ पे, तो एटलीस्ट मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन है दैट आई कैन प्ले अ यूट्यूब इन द थर्ड स्क्रीन। दो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा यूज़ नहीं करें, बट स्टिल वो ऐसे टाइम पे हमें काम आ जाता है। कलर भी आपकी चॉइस का है? हमारी हुई काफ़ी डिस्कशन कलर को लेके, बट सो इनिशियली मुझे शैम्पेन कलर फ़ोटो में देख के बहुत अच्छा लग रहा था। इवन हमने काफ़ी रील्स देखी थी, यूट्यूब पे देखा था, तो मुझे इनिशियली शैम्पेन मैं थोड़ा टिल्ट हुई, बट देन इवेंचुअली हमें लगा कि नहीं, ब्लैक से ऊपर तो कुछ नहीं है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो ट्रिपल स्क्रीन का लेआउट है हाँ जी, हाँ जी। आपको पसंद आया? देखिए मुझे लेआउट तो अच्छा लगा। हाँ। थोड़ा सा अगर हम कन्वेंशनल अप्रोच देखें 2 स्क्रीन्स तक वैसे सफिशिएंट होता है एक ड्राइवर के लिए। थर्ड स्क्रीन इज जस्ट कि अगर बच्चे आपके घर में हैं तो उनको ज़रूर वो यूज़ हो जाएगा, लेकिन ड्राइवर के लिए वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है। बटन्स रिमूव कर दिए, वो मुझे एक थोड़ा सा लगा कि ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो अर्गोनॉमिक अगर हम देखें गाड़ी के, जब ड्राइवर चला रहा होता है तो उस टाइम पर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है स्क्रीन के अंदर आपको चेंजेस करने के लिए। इवन क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो भी अब स्क्रीन में चला गया, पहले उसके बटन्स थे, तो वो बटन्स थोड़ा सा मसल मेमोरी भी हो जाती है, तो ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कोई ग्लिच वगैरह आया अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्क्रीन्स में, ये सब चीज़ें? इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा मुझे, क्योंकि आप फर्स्ट लॉट की गाड़ी चला रहे हो 7XO। बिल्कुल, एक्चुअली ये भी मेरे दिमाग में था कि फर्स्ट लॉट की महिंद्रा की गाड़ी ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए मुझको, क्योंकि 700 के अंदर मुझे याद है फर्स्ट लॉट में काफ़ी इशूज आए थे, स्क्रीन कहीं की ब्लैक हो जाती थी। 7XO में मुझे यही लगा कि शायद अब ऐसा होगा कि 700 के अंदर जो इश्यूज है वो महिंद्रा ने रिजॉल्व कर लिए होंगे। सस्पेंशन काफ़ी इंप्रूव हो गया, तो वो डेफिनेटली बहुत एक बेटरमेंट है, काफ़ी एनहांसमेंट है पिछले वर्जन से। बट हाँ, स्क्रीन के अंदर थोड़ा सा ब्लैकआउट तो नहीं होता है, बट कार प्ले में थोड़ा सा कनेक्टिविटी में इश्यूज आ जाते हैं कि कार प्ले कभी कभी अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया या रिकनेक्ट हो गया, तो वो इश्यूज मेरे को थोड़े से फील हुए अभी। अगर थोड़ा सा मैं एस्पायर से कंपैरिजन करना चाहूँगा, मतलब टेक्निकली तो कंपैरिजन होगा नहीं इस गाड़ी का उस गाड़ी के साथ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसकी कुछ ऐसी चीज़ें जो इसमें मिस करते हो आप? एक तो डीजल की आवाज़। अच्छा। डीजल का जो ग्रंट होता है, तो वो काफ़ी मेरे को लगता है कि इसके में बिल्कुल आवाज़ कम, बहुत कम है, तो वो थोड़ा सा पावरफुल एक डीजल की जो ग्रंट होती है वो है। बट ओवरऑल मुझे लगता है आई थिंक हैंडलिंग थोड़ा सा फोर्ड की और बेटर है इसके कंपैरिजन में। थोड़ा सा और कनेक्टेड फील करवा, थोड़ा सा और आपको गाड़ी जो है वो बिल्कुल ही ऐसे जम के आपको फील कराती है रोड पर जब आप चला रहे हैं, तो और ज़्यादा हैंडलिंग काफ़ी अच्छी रहती है, स्ट्रॉन्ग एक आपको होल्ड होता है कि आप जितना कनेक्ट कर रहे हैं स्टीयरिंग को उतना ही गाड़ी मुड़ रही है। तो वो थोड़ा सा डेफिनेटली मेरे को फील होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा और कंफर्टेबल ड्राइव उसकी होती थी। ये क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो इसके अंदर थोड़ा सा बॉडी रोल डेफिनेटली फील होता है, उसमें बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं था। साइज़ है बड़ा, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, ये सब चीज़ें मैटर करती है बिल्कुल हैंडलिंग में भी। अब देखिए गाड़ी चलाने में कैसी है ये आप सभी को पता है, क्योंकि इंजन और गियर बॉक्स ये काफ़ी लंबे टाइम से आ रहा है और चलाने में नो डाउट बहुत अच्छी है। सेगमेंट में सबसे अच्छी चलती है ये गाड़ी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, परफॉर्मेंस, आप चाहे कुछ भी करें, स्मूथनेस, ये सब चीज़ें बढ़िया हैं। बट फिर भी काफ़ी लोग डरते हैं इसको लेने में, क्योंकि है ये पेट्रोल टर्बोचार्ज यानी कि टर्बो GDI, जो कि फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम देता है। अब सर की हिम्मत कैसे बनी ये सब जान के, क्योंकि 2 लीटर का इंजन है और डीजल चलाने के आप आदी हो, जो आपको 20 कम से कम 20 का एवरेज देती होगी। 25 का ही देती थी जी, 25 का एवरेज मुझे देती थी फोर्ड की जो मेरी गाड़ी थी। क्योंकि डीजल चलाने वाले को ना जब डीजल की एक बार आदत लग जाती है बड़ा मुश्किल होता है। मैं 1-2 अपनी पेट्रोल गाड़ियाँ बेच चुका हूँ। अच्छा। अभी मेरे पास 2 गाड़ी, वो दोनों के दोनों डीजल है, और उसका रीज़न ये है कि भले वो 10 का एवरेज दे, चलाने में मज़ा आता है और उसकी कुछ बात ही अलग होती है। बट यहाँ पर चलती तो अच्छी है नो डाउट। अब ये बताइए कि आपको कितना मिल रहा है और आप संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए ये था कि मैंने कहावत सुनी थी, अगर हाथी पाला है तो उसके आप
जो है वो एक्सपेंसेस भी बियर करने के लिए रेडी रही है। तो मैं इसको यही समझता हूँ एक एलिफेंट है। तो अब इसका जो इंजन है वो बहुत पावरफुल है। तो मुझे जब मैंने डीजल गाड़ी के बाद शिफ्ट करा था तो मुझे था कि मुझे पावरफुल गाड़ी चाहिए कि मैं अगर पंजा दबाऊँ तो गाड़ी मेरे को पूरा रिस्पॉन्स दे। उस वजह से मेरा एक डिसीजन था कि पेट्रोल भी मैं अगर लूँ तो मैं और टर्बो लूँगा और अच्छी परफॉर्मेंस वाली गाड़ी लूँ। एवरेज डेफिनेटली एक डाउन साइड है कि सिटी के अंदर जो है माइलेज अराउंड 7 to 9 ही मेरे को देती है। कभी कभी अगर पीक ट्रैफिक है बम्पर टू बम्पर के अंदर 6 की एवरेज भी आती है। और हाईवे पर मेरे को 13 to 14 की मिल जाती है आराम से अगर मैं लाइट फुट पर चलाता हूँ। और अगर मैं बिल्कुल ही एवरेज के मुताबिक ही चलाऊँ अगर हाईवे पर तो मुझे इस गाड़ी ने 16.4 का भी दिया एवरेज। अच्छा, हाँ जी। क्या क्रूज कंट्रोल लगाकर आपने मतलब एक हाँ चलती हुई गाड़ी में रीसेट करा था क्या? 85 पर मैंने क्रूज लगा दिया था। अच्छा। और मेरे को जो एक्सप्रेस वे पर मैंने चलाई तो मेरे को 16.4 का एवरेज इस गाड़ी ने दिया था। अगर आप उस माइंडसेट से गाड़ी चलाएंगे तो आपको अच्छा एवरेज भी मिल सकता है, कहने का मतलब ये है। हाईवे पर एटलीस्ट मिल जाएगा, सिटी के अंदर आप 9 से ऊपर मुश्किल ही है, आप उम्मीद मत रखिए तो अच्छा रहेगा। ये मैंने अपने आप को समझा लिया था। नहीं, अगर एक गाड़ी रखनी है और फैमिली में सबको पसंद हो, मतलब आप सभी को पसंद है ये गाड़ी, तो ये छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज चलते हैं। और आपकी रनिंग है ही कितनी, 1000 किलोमीटर। बिल्कुल। और 1000 किलोमीटर कुछ ज़्यादा होते नहीं है। जब आप इसमें लॉन्ग ट्रिप करेंगे ना आपको तब समझ में आएगा। ये 250 किलोमीटर वाले की बात नहीं कर रहा मैं। आप 400, 500, 600 किलोमीटर आप इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे, आपको कोई भी थकान महसूस नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने लॉन्ग ट्रिप्स का प्लान करा हुआ है। अभी हम उदयपुर जाने का सोच रहे हैं इसमें। देन पहाड़ों पर भी हमें काफ़ी पसंद है जाना, तो मनाली लेकर जाएंगे इसको भी नेक्स्ट मंथ ही। तो तब देखते हैं इसकी एवरेज क्या आती है और परफॉर्मेंस जो कि हमें एक्सपेक्टेड है, मतलब परफॉर्मेंस तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था। हाईवे पे आपने चला लिया, मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी जब हम मीडिया ड्राइव वाली जो गाड़ी चला रहे थे कि विंड नॉइज़ बहुत आती है जब आपकी गाड़ी 80 के ऊपर रहती है हाईवे पे, तो विंड नॉइज़ आती है। आपको भी फील हुई क्या? हाँ देखिए, वो थोड़ा सा विंड नॉइज़ डेफिनेटली आता है। बट अगर हम शिफ्ट करेंगे, अगर बाकी गाड़ी जैसे मैंने होंडा का भी ड्राइव किया था एलिवेट में, मुझे काफ़ी ज़्यादा एलिवेट में विंड नॉइज़ के साथ साथ तो इंजन की भी नॉइज़ आती है। राइट। सीवीटी का नॉइज़ बहुत ज़्यादा अंदर इंक्लूड कर रहा था वो बेसिकली। तो इसके अंदर ये है कि विंड नॉइज़ का डेफिनेटली थोड़ा सा आता है अंदर गाड़ी के। वो उसमें मुझे लगता है महिंद्रा को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, 7 सीटर में आपकी छोटी फैमिली है, मतलब आप 3 लोगों को जनरली, और अल्काजार भी फिट बैठ सकती थी आपकी रिक्वायरमेंट में। आपकी क्लाविस, ये बड़ा साइज हो गया गाड़ी का थोड़ा उनके कंपैरिजन में, तो उनको चलाकर देखा था आपने? बिल्कुल, मैंने अल्काजार भी चलाई थी पेट्रोल में और क्लाविस भी चलाई थी। क्लाविस भी बहुत अच्छी गाड़ी लगी मुझे। मतलब मुझे लगता है अगर सेकंड मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं क्लाविस भी लेता। लेकिन लुक्स एक बहुत ही इम्पैक्टफुल डिसीजन था हमारे लिए भी कि गाड़ी की जो लुक्स हैं वो क्लाविस से मेरे को इसकी थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी। कंफर्ट इसका बेटर था, सस्पेंशन बेटर था। प्लस जो मेरी मदर हैं उनको गाड़ी जो है वो थोड़ा सा था कि ऊंची गाड़ी ही चाहिए, तो मैंने मतलब पूरे फैमिली के जो इनपुट्स हैं उनको लिया और फिर हमने एक गाड़ी फाइनलाइज करी कि जाके अगर हम मदर फादर हम लोग जाते हैं, सब ट्रैवल करते हैं तो 5 लोग आराम से बैठकर अपना सामान अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि बूट इसका काफ़ी बड़ा है। तो सारी फैमिली के मुताबिक जो है एक परफेक्ट फैमिली का। मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी गाड़ी, वो पहली बार बैठे। सो वो और मैं बिल्कुल सेम है, हमें एक बार ही जो चीज़ पसंद आ गई वो आ गई। तो उनके साथ भी यही था और मेरे साथ भी यही था। सो वी ऑल लव्ड इट। टॉर्क कन्वर्टर काफ़ी अच्छा, गियर रेशियो काफ़ी अच्छे, मतलब इंजन रिलैक्स होके चलता है। ये चीज़ें आप DCT में फील कर पाएंगे। अगर आप महिंद्रा की पर्टिकुलर XCV 7XO चलाओगे और बाकी गाड़ियाँ चलाओगे ना, बहुत ही डिफरेंस है गियर रेशियोज़ में। जैसे स्कॉर्पियो N है, वो इतनी ज़्यादा रिलैक्स होकर नहीं चलती है, थार इतनी ज़्यादा रिलैक्स होकर नहीं चलती है जितनी ये चलती है, क्योंकि ये हाईवे मशीन है। आई थिंक इसकी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी करी गई है रवि जी, जैसे आपने बताया। तो इसका आई थिंक जो टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है, ये भी जो सोर्स है बहुत अच्छा इसका ट्यूनिंग है गाड़ी के साथ। तो अगर आप DCT चलाते हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर मुझे लगता है एक लेवल और बेटर लगेगा। प्लस रिलायबिलिटी जो टॉर्क कन्वर्टर की है वो डेफिनेटली DCT से ज़्यादा बेटर लगी मुझे। अब मुझे नेगेटिव्स बताइए मैम, सबसे पहले आप बताइए कि इसमें और क्या अच्छा हो सकता था इस गाड़ी में। ऑनेस्टली मुझे तो मुझे जो मिल गया वही काफ़ी है। नहीं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मुझे तो ऑनेस्टली आई कांट इवन फिगर आउट कि इसमें और क्या बेटर हो सकता था। सो आई थिंक थोड़ा सा जो सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं महिंद्रा के, वो मुझे लगता है थोड़ा सा और बेटर हो सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं इसको। जैसे कि अगर हम कनेक्टिविटी देखते हैं, थोड़ा सा कभी कभी निगल्स आ जाते हैं, कार पे कनेक्टिविटी में निगल्स आ जाते हैं। इसके अंदर अगर आप नेविगेशन जो हम
ड्राइवर स्क्रीन पर भी अब लेके जा सकते हैं, पूरा का पूरा मैप जो है वो उसमें थोड़ा सा कभी कभी निकल आ जाते हैं। कहीं थोड़ा फिट एंड फिनिश और बेटर कर सकते हैं इसके अंदर। एक्सटीरियर फिट एंड फिनिश की बात करें तो वो थोड़ा सा और एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है कि पैनल गैप्स हो गए। चलिए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इन लोगों का, काफ़ी पसंद आ रही है गाड़ी। 800 किलोमीटर के आसपास अभी ये चली है, अभी तो काफ़ी चलानी है इन्होंने, तो होप कि सब कुछ सही जाए। सॉफ्टवेयर इश्यूज जो हैं वो सब सही कर दे महिंद्रा, बाकी ये चलाते जाएंगे तो हो सकता है इनको और भी इशू पता चलें, और ये जब गाड़ी चला लेंगे अच्छी खासी 20-30 हज़ार किलोमीटर, फिर हम इनसे मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। कि और कैसे तब तक मैं गाड़ी चलाना भी सीख हाँ, लूंगी। आपको सीखना काफ़ी Because- ज़रूरी है। नहीं, तो जब ये गाड़ी आई उसके बाद मुझे मोटिवेशन आया कि नहीं, मुझे अब सीखनी है। तो आते ही कुछ दिनों बाद मैंने इनको बोला कि आप मुझे एक बार ड्राइव पे, आई वांट टू स्टार्ट, और इनकी थोड़ी हार्ट बीट फास्ट हो गई। बट मुझे लगता है मैं इसमें आराम से सीख पाऊंगी। और हम इसको लंबाई रखने का सोच रहे हैं कि एटलीस्ट 10 ईयर्स तक तो हम इसके मेरा प्लान है कि मैं रखूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी गाड़ी रखी है वो एटलीस्ट 10 ईयर्स मैंने चलाई है। बिल्कुल। तो तभी एक ताकि एक गाड़ी लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लें जिसके अंदर सब कुछ हमें बूट स्पेस एवरीथिंग जो है वो आराम से, हमें कमी ना फील हो डाउन द लाइन 4 ईयर्स। तो वो हम इसका चलाकर और भी हमें पता लगेगा कि इसके अंदर कुछ और इश्यूज अगर आ रहे हैं या फिर कोई सस्पेंशन में अभी तक तो कोई इशू नहीं फील हुआ, अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप इसकी एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल की जरूर ले लीजिए। ले ली क्या आपने? नहीं, अभी मैंने नहीं लिया, लेकिन ले वो लीजिए। डेफिनेटली मेरे दिमाग में है कि मैं वारंटी खत्म होने से पहले ही उसकी एक्सटेंडेड वारंटी डेफिनेटली ले लूंगा। मैं तो इवन ये भी पूछ मैंने रहा भी था नहीं कि- ली थी, मुझे तीसरे साल में रियलाइज हुआ आज। अच्छा। हाँ। मैं तो महिंद्रा से भी पूछा था कि अगर 5 साल से ज़्यादा भी वारंटी ऑफर करते हैं तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। 7 ईयर्स तक भी अगर अब होता है तो टाटा महिंद्रा के साथ तो लेनी ही पड़ेगी। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच रवि, हमें बुलाने के लिए। थैंक थैंक यू। यू।